हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है फिज़िक्स के क्वांटम एंड लेज़र फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है कि आपके पेपर में 4 यूनिट्स आएंगी, ठीक है। उन 4 यूनिट्स के अंदर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आने ही चाहिए, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट देखते हैं, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ क्वांटम फिज़िक्स। तो ओरिजिन ऑफ क्वांटम फिज़िक्स के अंदर जो है आपको क्या करना है, तो ओवरव्यू स्केल ऑफ क्वांटम फिजिक्स, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट बाउंड्री बिटवीन द क्लासिकल एंड क्वांटम फिनोमेना है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि हाँ आपके पास आ सकता है कि कैसे आप क्लासिकल और क्वांटम फिनोमेना को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया ही था कि एच कट से आप जो है इन दोनों के अंदर यानी प्लैंक्स कॉन्स्टेंट्स के अंदर कॉन्स्टेंट से आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बच्चे ये फोटोन के बारे में 2 नंबर में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए फोटोन क्या है, ठीक है। यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन थ्योरी एंड रिजल्ट, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो इसके अंदर जो है, जैसे बच्चे अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको क्लियरली आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको डिस्कस किया था आपके साथ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको ये डेफिनेशन और ये इम्पोर्टेंट जो इसके फीचर्स हैं कि ये वेलोसिटी दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्लस ये आपको डिराइव करने के लिए इक्वेशन आ सकती है जिसको हम कहते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। डिराइव आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो उसमें आपको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए और आगे डिटेल्स पता होनी चाहिए और ये इक्वेशन आपको डिराइव करनी आनी चाहिए। प्लस इससे जो हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हमें मिलती हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ये आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका रहता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे रहता है, दैट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक हाइपोथेसिस, ठीक है। तो प्लैंक हाइपोथेसिस या प्लैंक्स रेडिएशन लो, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ये तो आपके ये लगा लो कि आपको रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसका ग्राफ आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है और प्लैंक हाइपोथेसिस आपको बतानी है, ठीक है ना। किस तरह से जो है आपके क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो नोट डाउन कर सकते हो। व्हाट इज प्लैंक हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व फिनोमेना ऑफ या स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना। तो प्लैंक्स की क्वांटम हाइपोथेसिस थी जिसने क्या एक्सप्लेन किया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन लो एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो क्या हाइपोथेसिस थी, और आपके पास इससे भी एक इसी के क्वेश्चन के साथ आपके 1 नंबर का क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं कि शॉर्ट कमिंग्स बताओ ओल्ड क्वांटम थ्योरी, क्योंकि ये जो है ये जो आपके पास यहाँ से हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमारी ओल्ड क्वांटम थ्योरी शुरू हुई थी। तो ओल्ड क्वांटम थ्योरी के अंदर जो है शॉर्ट कमिंग्स क्या थी, क्या इसकी लिमिटेशंस थी कि हमें ये वाली प्लैंक्स हाइपोथेसिस हमें लेके आनी पड़ी, ठीक है ना। न्यू क्वांटम थ्योरी हमें लेके आनी पड़ी, तो वो आपको शॉर्ट कमिंग्स आपको बतानी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखो बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, वो तो आता ही है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पेपर में। इसके बाद है बच्चे आपका क्वांटम इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी रिजल्ट और फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। देखो बच्चे, कई बार क्या होता है, क्वांटम इफेक्ट के अंदर थ्योरी और रिजल्ट पूछ लेते हैं और अलग से क्या पूछते हैं, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे ये छोड़ देते हैं फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो था मैंने आपको बताया था किस तरह से क्या हो रहा था। तो ये फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पटन इफेक्ट आएगा तो थ्योरी एंड रिजल्ट आएगा, लेकिन फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, तो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट अलग से आएगा, ठीक है। उसके बाद है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की जर्नल आपको डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे से हमने लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय में पी प्रूव किया था, और इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से एक एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए पेपर में आ सकता है, दोनों नहीं आते, बहुत कम होता है कि दोनों आ जाए, ठीक है। तो दोनों भी आ सकते हैं, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। इसके बाद फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी एंड देयर रिलेशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, स्पेशली देयर रिलेशन, ये रिलेशन जो है बेसिकली आता ही है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 2 या 3 नंबर में आपका फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में डिराइव द रिलेशन बिटवीन द फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो मैंने आपको
अपनी आपके असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया था उस पे बेस्ड, तो वो तो आपको असाइनमेंट वाले जो क्वेश्चन दिए थे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशंस, बेसिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से कोई भी एप्लीकेशन आपकी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी एंड ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मेन है हमारे पास गामा रे माइक्रोस्कोप। देखो मैंने आपको बताया ना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ना, जहाँ पे वेव ड्यूलिटी पार्टिकल ड्यूलिटी, मतलब ये वाला जो डी ब्रॉगली वेव के लिए जो हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिराइव किया था, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, गामा रे माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्लिट, ठीक है ना। ये दोनों टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन दोनों में से एक टॉपिक आपका पेपर में आपको मिल जाएगा, ये दोनों टॉपिक ही दोनों ही आ सकते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस बच्चे ने हाफ करना है तो वो यहाँ तक तो पूरा कवर करके चले, क्योंकि इनमें से कुछ भी आ सकता है। उसके बाद है ये अलग से आपका शुरू हो जाता है, दैट इज डेरिवेशन ऑफ टाइम डिपेंडेंस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो ये दोनों तरीका से पूछ सकता है कि फ्री पार्टिकल, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये तो आप करके ही जाना। उसके बाद है इनकी आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस, वेव फंक्शंस, इनकी सिग्निफिकेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। लेकिन इन सबसे भी इम्पॉर्टेंट ये तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं डेरिवेशन वाली, और इनसे भी इम्पॉर्टेंट क्या होता है, ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑर्थोगोनैलिटी और नॉर्मलाइजेशन ऑफ फंक्शन ये पूछा जाता है 3 मार्क्स में अलग से। कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑपरेटर ठीक ठाक है इतना, मतलब 2 नंबर में आ सकता है तो। लेकिन दिस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल क्वांटिटीज एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका टाइम डिपेंडेंट हो गया स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गया, इनके आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस आपको डिराइव करने के लिए आ सकते हैं, तो आपको पूरा करके चलना है। प्लस ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपको आनी चाहिए, और इसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है डायनेमिकल क्वांटिटीज़ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है आपका पेपर में। यहाँ पे आप देखो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की एक्सप्रेशन डिराइव करो। लास्ट टॉपिक है, बच्चे छोड़ देते हैं, पर ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है, और ये इस तरह से ही आता है, स्टेट एंड प्रूफ, पोजीशन, मोमेंटम अनसर्टेनिटी, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। तो मैंने आपको दोनों प्रूफ करवाई थी अनसर्टेनिटी के लिए, ये इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपके पेपर में देखे जाते हैं। इसके बाद जो है ये जो है ना टॉपिक विच एक्सप्लेन ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर, व्हाट इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर, ये 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेना, ठीक है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए क्या है। इसके बाद मैंने आपको सारा बता ही दिया क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको पता लग गया। तो ज़्यादातर इस तरह से पूछा था, एक्सप्लेन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और डी ब्रोगली का कंसेप्ट एक्सप्लेन करो अलॉन्ग विथ जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी पूछ लिया, डी ब्रोगली का कंसेप्ट भी पूछ लिया, और ड्वेल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करो। तो आपको पता है ड्वेल नेचर क्या होता है, कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल है दैट हैज बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज आपका कौन सा नेचर, वेव नेचर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म क्या है, ठीक है ना, और डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म का मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट पूछ लिया टू इलस्ट्रेट, तो वही है, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट पूछ लिया, या आपसे पूछ लिया जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आने ही आने हैं पेपर में, ठीक है। डी ब्रोगली के साथ जो है आपका डेविसन जर्मर या फिर जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इनमें से पक्का आना ही आना है। हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी के अंदर या तो टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी पूछ ली, पोजीशन अनसर्टेनिटी पूछ ली, या फिर ये दैट इज गामा रे माइक्रोस्कोप एंड डाइफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्लिट। ये रिलेशन देख रहे हो, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन। कई बार ये डायरेक्ट इक्वेशन ली होती, कहते हैं इसे डिराइव करो। और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए बताओ कि Vg इज इक्वल टू Vp, या फिर ये वाली, ठीक है। तो ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। इसके बाद जो है हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल हाइजेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन वाला, ठीक है ना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। के अंदर बच्चे ये वाला प्रूफ आपका चल जाएगा, प्रूफ ऑफ एलिमेंट्री प्रूफ, ठीक है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री प्रूफ आप जरूर करके चलें।
इसके बाद यहाँ पे तो और बस इतना ही इंपॉर्टेंट था इस वाली यूनिट में। सेकंड यूनिट में देखो बच्चे, सेकंड यूनिट में जो है आपके पास क्या रहेगा, सेकंड यूनिट में देखो आपके पास फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको पूरा नहीं पूछा जाएगा, यहाँ तो क्या पूछ लेगा कि फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है ना। या फिर क्या पूछ लेगा, ये भी पूछेगा आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन बताओ एंड प्लस क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बताओ, ठीक है ना, एंड मोमेंटम। और नोड्स एंटी नोड्स ये भी पूछ सकता है अलग से, मतलब जो जो चीज़ पूछी है सिर्फ आपको वही डिराइव करनी है। 0 पॉइंट एनर्जी पूछे तो आप वही डिराइव करके आओगे, मतलब मैक्सिमम चीज़ें नहीं करोगे कि ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो, जिसका जिसके साथ लिंक है। देखो सॉल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन तो आपको निकालनी है, आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस के बिना आपका काम नहीं होगा, ये तो निकालना ही निकालना है। इसके बाद अब आपको क्या पूछा जा रहा है, क्वांटाइजेशन कंडीशन आपको पूछी जा रही है, नोट्स पूछे जा रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है वन डायमेंशनल स्टेप पोटेंशियल, ठीक है, ई इज ग्रेटर देन वी नॉट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ई इज लेस देन वी नॉट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये पूछ लेते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द पेनिट्रेशन डेप्थ फॉर वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर हैविंग एनर्जी लेस देन वी नॉट। तो ये पूछा जाता है बच्चे, पेनिट्रेशन डेप्थ पूछी जाती है, करना आपको पूरा है, पूरी डेरिवेशन सॉल्व करके आनी है आपको पेपर में, पर पूछा क्या जाता है बच्चे, पेनिट्रेशन डेप्थ निकालो, ठीक है ना, सिर्फ सॉल्यूशन ना करो, पेनिट्रेशन डेप्थ कैलकुलेट करो। तो क्वेश्चन का तरीका समझो कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करो फॉर एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट के लिए। ऐसे ही वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर के लिए भी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करो। और यहाँ पे क्या है, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चे, स्टेप बैरियर, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्या पूछा जा रहा है। ये नहीं कि सीधा डेरिवेशन सॉल्व करने बैठ गए, ये भी नहीं पता कि स्टेप पोटेंशियल पूछा जा रहा है, पोटेंशियल बैरियर की प्रॉब्लम दी जा रही है आपको, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर की भी अगर प्रॉब्लम दी जा रही है, ई इज ग्रेटर देन वी नॉट के लिए दी जा रही है, यहाँ फिर ये इसको रिप्लेस करो बच्चे, ई इज लेस देन वी नॉट के लिए दी जा रही है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला ही पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है बच्चे, इसमें पूछा जाता है आपको टनलिंग कोफिशिएंट निकालो या टनलिंग इफेक्ट बताओ, ठीक है ना। तो वो वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर का कौन सा केस है जिसके अंदर आपको टनलिंग इफेक्ट आपको प्रूव करना है। तो टनलिंग इफेक्ट के लिए आपका कौन सा केस है बच्चे, ई इज लेस देन वी नॉट, ठीक है। तो वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर में आप कौन सी डेरिवेशन करके आओगे, ई इज लेस देन वी नॉट, ठीक है। उसके बाद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो है स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो इसमें बेसिकली जो आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या पूछा था, फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड फाइंड आउट द ग्राउंड वेव इक्वेशन फॉर द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट। कभी क्वांटाइजेशन एनर्जी और 0 पॉइंट एनर्जी बहुत कम पूछी जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या पूछा जाता है बच्चे, वेव इक्वेशन डिराइव करो फॉर ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। तो आपको पहले स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन निकालनी है, उस इक्वेशन को निकालने के बाद आपको क्या करना है, वेव इक्वेशन डिराइव करनी है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि कौन सा बॉक्स ले रहे हैं वन डायमेंशनल। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन आपको पूरी सॉल्व करनी है, वो कभी भी आपने छोड़ के नहीं आनी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, ठीक है। तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन यहाँ पे जाके बच्चे जहाँ तक जब तक हम सी ना कैलकुलेट कर लें तब तक सॉल्व नहीं होती, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हमने निकाल लेना है। उसके बाद जो जो पूछा गया, अगर आइगन फंक्शंस पूछे गए हैं तो आइगन फंक्शन डिराइव करो, ठीक है। आइगन फंक्शंस अगर आप डिराइव कर लोगे ना तो उससे ही हमारे नोड्स और एंटी नोड्स वाला काम भी हो जाएगा, ठीक है ना, नोड्स और एंटी नोड्स भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो नोड्स और एंटी नोड्स नहीं कह रहा, 0 पॉइंट एनर्जी कह रहा, तो यहाँ तक आपको करके आना है, ठीक है ना। नोड्स और एंटी नोड्स कह रहा तो आपको ये पूरा कंप्लीट करके आना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ग्राफ जो पीछे हमने देखा था डायग्राम, वो जरूर बना के आना है। ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए स्टेप पोटेंशियल के लिए आपको स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पूरी सॉल्व करनी है, ठीक है। और वो सॉल्व कहाँ तक होती है बच्चे, जब तक हम ये साई1 साई2 ना निकाल लें। इससे आगे भी हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ये तो करना ही करना है आपको, ये निकालना ही निकालना है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है ना। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है बेसिकली, जब हम ये कोफिशिएंट्स भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमें ये सारा आपको ये डायरेक्ट आपको पूरा ही कंप्लीट ही करके आना है पेपर में, ठीक है, यहाँ तक K1 K2 तक। उसके बाद है आपके पास इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट बट पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल स्टेप बैरियर ई इज लेस देन वी नॉट के लिए बच्चे यहाँ पे जो है ना, आपको यहाँ पे भी टनलिंग इफेक्ट आता है,
ठीक है ना, पेनिट्रेशन, लीकेज थ्रू द बैरियर, पोटेंशियल स्टेप में भी, तो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी की पार्टिकल जो x0 से, पर ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से केस के लिए टनलिंग इफेक्ट पूछा गया, पोटेंशियल स्टेप बैरियर के लिए पूछा गया या फिर आपका किससे पूछा गया है, एक तो है स्टेप पोटेंशियल के लिए पूछा गया है या फिर किसके लिए पूछा गया, पोटेंशियल बैरियर के लिए पूछा गया। तो ये दोनों डेरिवेशन मिक्स मत कर देना। अगर स्टेप पोटेंशियल की बात हो रही है, टनलिंग इफेक्ट फॉर स्टेप पोटेंशियल निकालो, तो आपको ये डेरिवेशन करनी है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इफेक्ट फॉर पोटेंशियल बैरियर निकालना, तो आपको ये 5th डेरिवेशन करनी है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बच्चे हमेशा गलती करते हैं, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द लीकेज प्रोबेबिलिटी फॉर स्टेप पोटेंशियल बैरियर, तो ये आप लीकेज प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल के आओगे पेपर में, ठीक है। और लीकेज प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उन्होंने पूछा पेनिट्रेशन डेप्थ, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपसे पूछा जाता है पेनिट्रेशन, तो पूरी डेरिवेशन करनी है प्लस ये भी करके आना है, ठीक है। और ये एक छोटी सी ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन कौन सा होता है, ठीक है। ऐसी पोटेंशियल स्टेप बैरियर एंड टनलिंग इफेक्ट है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में हर्माइट पॉलिनोमियल्स आपको करके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर 0 पॉइंट एनर्जी पूछे या सिग्निफिकेंस पूछे तो यहाँ तक करके आओगे आप। और यहाँ से मैंने आपको बोला था कि हार्मोनिक ऑसिलेटर वेव इक्वेशन, वेव फंक्शन, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। वेव फंक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट, एक सेकेंड, ये भी नहीं, हाँ ये भी आपको करना है कंप्लीट, पर वेव फंक्शन जो है ना आपका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है, ये वाला टॉपिक, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। या तो ये कर जाओ या ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट 3 ये कर लो, लास्ट 3 कर लो। तो मेरे अकॉर्डिंग ना फर्स्ट 4 जो है वो तो आपको आने ही चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। मेरे हिसाब से तो पूरी यूनिट करके चलो, अच्छी है यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है लेज़र फिजिक्स। लेज़र फिजिक्स में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कर सकते हो। ऑब्जर्प्शन एमिशन ऑफ रेडिएशन आपको पता है। मेन फीचर ऑफ लेज़र में डायरेक्शनैलिटी प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, हाई इंटेंसिटी पूछी जा सकती है, ठीक है। डिग्री ऑफ कोहेरेंस पूछा जा सकता है आपको, स्पेटियल और टेम्पोरल, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डिग्री ऑफ कोहेरेंस पूछते हैं, ठीक है ना। कोहेरेंस एक्सप्लेन करो, फॉर टेम्पोरल एंड स्पेटियल कोहेरेंस पूछी जाती है ज़्यादातर। मोनोक्रोमेटिसिटी पूछी जाती है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, आइंस्टाइन कोफिशिएंट डिराइव करो, ठीक है ना। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लीफिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आइंस्टाइन कोफिशिएंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम ट्रांसफ़र, ठीक है, पर इसके बाद ये जो काइनेटिक्स ऑफ ऑप्टिकल अब्जॉर्प्शन है ना, ठीक है ना, ये लैंडबर्ग फार्मूला, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लैंडबर्ग फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन शेप फंक्शन आपसे पूछे जाते हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपसे सीधा पूछा जाता है कि लाइन शेप फंक्शन के अंदर लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म जो है, वो लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म जो है एक्सप्लेन करो, डॉपलर इफेक्ट एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। 3 तरह के इफेक्ट है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काइनेटिक्स ऑफ आपके ऑप्टिकल ऑब्जॉर्प्शन एंड लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स ये इतना कर लोगे बच्चे तो काफ़ी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली स्पेटियल टेम्पोरल कोहेरेंस, डायरेक्शनलिटी प्रॉपर्टी, हाई इंटेंसिटी, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको, मेन फीचर्स लेज़र के आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइंस्टाइन कोफिशिएंट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने आपको बताया लाइफ टाइम किसी भी लेवल का, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम ट्रांसफर, इसमें कुछ है ही नहीं छोड़ने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आइंस्टाइन कोफिशिएंट मस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसी काइनेटिक्स ऑफ ऑप्टिकल ऑब्जर्प्शन, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पूछा जाता है कि लैंडबर्ग फार्मूला डिराइव करो, और लैंडबर्ग फार्मूला डिराइव करने के बाद फाइंड आउट द लाइन शेप फंक्शन, ठीक है ना, तो ये भी इसके साथ ही ऐड कर देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों मैकेनिज्म आपको डिराइव करने आ सकते हैं, या फिर आपको पूछा जाएगा कि डिराइव डॉपलर इफेक्ट वाला मैकेनिज्म, ठीक है ना, तो जो उनसे नेचुरल ब्रॉडनिंग एक्सप्लेन करो, ठीक है ना, या फिर कोलिजन ब्रॉडनिंग एक्सप्लेन करो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको करना, आप नहीं छोड़ सकते उसे। उसके बाद इसके अंदर नेसेसरी कंडीशन फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन, रेजोनेंस कैविटी, ठीक है ना, आपसे पूछा जाता है वाई इज नेसेसरी फॉर, वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर, वाई रेजोनेंस कैविटी इज नेसेसरी फॉर लेजर एक्शन, ठीक है ना, टू टेक प्लेस। तो रेजोनेंस कैविटी को एक्सप्लेन करोगे एंड पूछा जाएगा उसके साथ ही फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजर एमिशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजर एमिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है थ्रेशोल्ड कंडीशन लेजर एमिशन के लिए ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये रेजोनेंस कैविटी को एक्सप्लेन करने के लिए आ गया कि रेजोनेंस कैविटी क्यों इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। जब आप रेजोनेंस कैविटी को एक्सप्लेन करोगे तो उसके साथ ही पूछा जाएगा फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजर ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो थ्रेशोल्ड कंडीशन यानी कि ये टॉन्स कंडीशन, दैट इज, इसका नाम लेके भी आ सकती है, वैसे भी आ सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों जुड़े हुए हैं बेटा, इसको हाफ हाफ नहीं करके करोगे आप, ये दोनों कनेक्टेड ही आएंगे पेपर में आपके पास। और आपको ये यहाँ तक कंप्लीट डिराइव करके आना है, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ये आपको एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ तक आप करके आओगे, दैट इज़ इनफ फॉर द एग्जाम पर्पस, ठीक है ना, आपका काम बन जाएगा। और एक बच्चे, कई बार बच्चे छोड़ देते हैं लेज़र पंपिंग, तो लेज़र पंपिंग भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ना सिर्फ और सिर्फ लेज़र पंपिंग ही पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो हाउ विल यू अचीव इट, ठीक है ना। तो हाउ विल यू अचीव इट, तो मतलब आपको ये वाला डेरिवेशन जो है पूरा का पूरा कंप्लीट आपको करके आना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें भी आपको ये भी कह देते हैं बच्चे, फाइंड द फ्लोरेसेंट क्वांटम यील्ड। आप अलग अलग से नाम, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमें नहीं पता, लेज़र पंपिंग हमने डिफाइन पे, लेज़र पंपिंग हमने निकाल ली, उसके बाद कह देंगे फ्लोरेसेंट क्वांटम यील्ड निकालो, ठीक है ना। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपसे ये पूछ ले जाएगा सिग्मा निकालो, ठीक है ना, ऑब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन निकालो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका पार्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो ये देखो, ये देखो, व्हाट इज लेजर पंपिंग एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लेजर ऑप्टिकल पंपिंग पावर, ठीक है ना। तो यही आपको डिराइव करके आना है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजर ऑसिलेशन, आपका पक्का आता है पेपर में क्वेश्चन। यही देखो, एक्सप्लेन लेजर पंपिंग एंड डिस्कस द वेरियस मेथड। बात वही है कि वेरियस मेथड कौन से मेथड है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में आप बताओगे कि ये मेथड है, उसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन करोगे डिराइव। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हमें बताओ, ठीक है। बाकी ये मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये दोनों, ये इक्वेशन है, कंडीशन है, और लेज़र पंपिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसके बाद है लेज़र फिजिक्स पार्ट 2। लेज़र फिजिक्स पार्ट 2 में बच्चे आपको हीलियम नियॉन लेज़र, रूबी लेज़र, इनकी प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन ये आप नहीं छोड़ सकते। मैंने अच्छे से बुक में, जो मैंने जिस बुक में से कराया उसमें से आप करोगे, ठीक है। कई बार ना सिर्फ सिर्फ प्रिंसिपल पूछते हैं और कहते हैं एक्सप्लेन, और कई बार ना ऐसे कहते हैं एक्सप्लेन द 3 लेवल सिस्टम, ठीक है ना, 3 लेवल लेज़र सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए 3 लेवल लेज़र सिस्टम कौन सा है, रूबी लेज़र है। आपको नाम नहीं दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा एक्सप्लेन 3 लेवल लेज़र सिस्टम, या आपको बोल दिया जाएगा एक्सप्लेन 4 लेवल लेज़र सिस्टम, ठीक है ना। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ 4 लेवल लेज़र सिस्टम, दैट मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे अलग से पूछा जाए एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेज़र एंड हीलियम नियॉन लेज़र, तो ईजी है, वो तो आप कर सकते हो। उसके बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर आपको पता होनी चाहिए, जिसके अंदर मैंने फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन किया था, और मैंने जो जो चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की थी वो आपको पता होनी चाहिए। सेमीकंडक्टर लेज़र की प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन पूछी जा सकती है, वो आपको पता होनी चाहिए। प्लस एप्लीकेशन जो लेज़र की मेडिसिन और इंडस्ट्री में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में आ सकता है मैक्सिमम नंबर। तो ऊपर वाले जो 3, ये जो है ना, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, और 2 ही मिल जाएंगे बल्कि। और एप्लीकेशन ऑफ लेज़र भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये 2-3 नंबर में नीचे अटैच होकर आ सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।